फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, या फिर यूँ कहिए सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में कि क्या होता है माइक्रोस्कोप, किस तरीके से काम आता है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसकी वर्किंग है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी से बड़ी इमेज बना करके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब देखिए, माइक्रोस्कोप के अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक ही लेंस का यूज किया जाता है उसके अंदर, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, हम लोग पहले एक डायग्राम देख चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पे आपका मान लीजिए कि आपका एक कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है और यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट रख दें, यानी कि फोकस पॉइंट से थोड़ा आगे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो पीछे की तरफ बड़ी बनेगी, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोगों ने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंस के पास रखा तो उसकी बड़ी सी इमेज बन गई। बस यही सिंपल सा काम इस सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है, राइट। तो अब इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहां पर हम लोग इसके मैग्निफिकेशन को बड़ा घटा सकते हैं। कैसे? कि या तो ऑब्जेक्ट को हिला दीजिए या फिर आप इस माइक्रोस्कोप के लेंस को हिला दीजिए। अब ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्ट का तो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको तो क्यों हिलाएंगे। तो यहां पर ये जो हमारा माइक्रोस्कोप का लेंस है इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि ह्यूमन आई में होता है, स्लेरी मसल्स करती है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि माइक्रोस्कोप में किस तरीके से इमेज बनती है, तो आपके सामने कुछ लेंस पड़ा हुआ है। ये जो लेंस है माइक्रोस्कोप का लेंस है और यहाँ से आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ पर ये बीच में फोकल पॉइंट के बीच में और आपके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसमें से लाइट रे निकलेंगी। तो हमें पता है पहली वाली जो लाइट रे है तो हम लोग सीधे सीधे निकाल देते हैं, इधर से ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सीधे जाएगी, सीधे आगे निकल जाएगी। ठीक है। दूसरी जो लाइट रे है वो हम लोग फोकस पॉइंट से निकालेंगे, ठीक है, जिससे क्या है पैरेलल बन जाए आगे चल के लाइट रे। तो फोकस पॉइंट से जाने वाली जो लाइट रे होती है वो पैरेलल निकलती है कुछ इस तरीके से। हालांकि निकल ही ऑब्जेक्ट में से रही है, लेकिन इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये सीधा फोकस पॉइंट पे मिलेगा, तभी जाकर के यहाँ से पैरेलल निकलेगी। तो अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों लाइट रे कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो मिलने वाली तो है नहीं। तो हमारी जो आंख है उसको जो इमेज दिखेगी वो पीछे कहीं जाकर के दिखेगी, मतलब कुछ इस तरीके से दोनों इमेजेस को आप लोग बढ़ा दीजिए तो यहां पर आपका पॉइंट बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा और यहां पे इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोगों ने यहां पर इमेज बना करके देख ली। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से u है, अगर मैं इसके अंदर चेंज ले आऊं तो ऑब्वियसली बात है ये जो मेरा v है ये भी चेंज होगा, यानी कि u की वैल्यू चेंज होगी। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है या तो लेंस के पास चला जाए या लेंस से दूर हट जाए तो ये जो इमेज है वो भी चेंज होगी, मतलब इमेज अलग अलग जगह पे बनेगी। अगर आगे जाएगा तो अलग जगह पे बनेगी, पीछे जाएगा तो अलग जगह पे बनेगी। ठीक है। तो इसका मतलब v और u इसके मैग्निफिकेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, m इज में v अपॉन में u, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसका जो मैग्निफिकेशन है वो u और v पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो m इज में v अपॉन में u। अब यहीं पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज 1 अपॉन में f। ठीक है। इस पूरे के पूरे इक्वेशन को आप लोग v से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं। v से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस v अपॉन में u इज इक्वल्स टू में v अपॉन में f निकलेगा कि नहीं, राइट। तो यहां से v अपॉन में u की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो v अपॉन में u इज इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन में f, राइट। अब ये दोनों पहली जो इक्वेशन बनी है m इज इक्वल्स टू में v अपॉन में u और यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन बनी दोनों को कंपेयर करोगे तो आप लोग लिख सकते हो m इज इक्वल्स टू में 1 माइनस v अपॉन में f। तो ये इसकी मैग्निफिकेशन निकालने का एक और फॉर्मूला है। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये जो मेरी इमेज है ये d पे बने, d से मेरा मतलब क्या है, वो लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, राइट। वो d की 25 सेंटीमीटर वाली वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने। तो मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है ये 25 सेंटीमीटर पे d पे बने, तब मैं क्या करूंगा। तो यहां पर सिंपल सी बात है, ये जो मेरा v है इसको मुझे माइनस d से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। माइनस डी, भाई ऑब्वियसली बात है कि v का मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी, और मैं चाहता हूं कि 25 सेंटीमीटर मतलब कांस्टेंट हो, फिक्स हो। तो यहाँ पे माइनस डी लिख सकता हूं मैं। माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, राइट, ये लेफ्ट साइड में बन रही है इमेज, तो इसका मतलब ये माइनस में होगी साइन कॉन्वेक्शन के हिसाब से। तो इसको माइनस से मैंने कर दिया सब्सटीट्यूट, तो m इज इक्वल्स टू में 1 प्लस डी अपॉन में f। तो ये वो फॉर्मूला है जहां पर मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पर मैं एक इमेज बना सकता हूं बड़ी करके, मैग्नीफाई करके, राइट। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्ट को तो वहीं के वहीं रहने दीजिए और इस लेंस को यानी कि माइक्रोस्कोप को सेट कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, मतलब जो डायल को घुमा करके ऊपर नीचे करते हैं ना लेंस को, तो वहां पे वो लोग जो है मैग्निफिकेशन को सेट करते हैं,
राइट। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है, ये मान लीजिए कि एटलीस्ट इतनी दूरी पे होना चाहिए माइक्रोस्कोप, तब जाकर के बहुत क्लियर आपको इमेज नजर आएगी। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि इस सिचुएशन में हमें पता है कि जब डी पर कोई इमेज बनती है तो हमारी जो सिलेरी मसल्स होती हैं आंखों की, जो आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो अंडर टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत क्लियर है और ये बहुत पास भी है एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे जो आंखों के लेंस है उसने खुद को क्या कर रखा है, सेट कर रखा है, इस हिसाब से फोकल लेंथ को सेट कर रखा है ताकि रेटिना पे बने इमेज, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसमें से जो लाइट रे निकले वो पैरेलल निकले, और ये जो मेरी सिलेरी मसल्स है ये जो है फ्री हो जाए, अंडर टेंशन ना रहे, फ्री हो जाए। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के रखना पड़ेगा फोकस पॉइंट पर। अब फोकस पॉइंट पर रखेंगे तो दो लाइट निकलेगी, पहली जो है वो बिल्कुल पैरेलल जाकर के कुछ इस तरीके से दूसरे फोकस पॉइंट पर निकलेगी, राइट। और दूसरी जो है वो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये दोनों ही लाइट रे पैरेलल है, और अब चाहे आप इन्हें पीछे की तरफ भी बढ़ा लो तो वो पैरेलल ही जाएगी। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, कुछ यहाँ पे आगे चल के बनेगी, ठीक है। तो अब ये चीज हमें पता चल गई, लेकिन इसका जो मैग्निफिकेशन है हमें वो कैसे पता चलेगा? अब इन्फिनिटी पे यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, आगे बता सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी मैग्निफिकेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर हमें एक और फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, एंगल्स वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। जहां पे इमेज से जो एंगल बनता है और ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है उसका रेशियो हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कि इमेज एग्जैक्टली बन का रही है, वो इन्फिनिटी पे कहीं पे बन सकती है। अब देखिए उसके कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एंगल्स बनाने पड़ेंगे, और वो एंगल्स बनाने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि कहीं पे इमेज बनी है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कहीं पे मान लिया कि इमेज बनी है, यहाँ पे इमेज एग्जैक्टली बनी नहीं है, लेकिन ये इमेज की डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी कि इसी किसी डायरेक्शन में आगे चल के इमेज बनेगी जरूर, राइट। हो सकता है आगे बन जाए, हो सकता है और आगे बन जाए, ठीक है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माना है सिर्फ, ठीक है, जिससे कि मैं एंगल बना सकूं। अब आप कहेंगे कि यहां से मैंने मान लिया तो एंगल तो फिक्स हो जाएंगे। वेल, एंगल इससे फिक्स नहीं होंगे, मैं कुछ करने वाला हूं, आप गौर से देखिए। मैंने क्या किया है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज मान लीजिए कि मैंने मान लिया है PQ, ठीक है। इसके साइज को मैं यहां पर, इसी साइज को मैं इसके ऊपर भी मानूं तो ये PQ ही बनेगा, ठीक है, इतना ही बड़ा होगा। क्योंकि मैंने अगर आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज को हम लोग एक ही जगह पे मानते हैं मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन के लिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ, अगर आपने गौर से ध्यान दिया हो तो। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का एक जगह पे होना जरूरी है, जिसकी वजह से हम लोग एंगल नाप सके, राइट। तो यहाँ पे उस चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस PQ को यहाँ पे मान लिया है PQ, इस नीचे वाले हिस्से को मैंने AB कहा है, इस पूरी इमेज को मैंने AB कह दिया है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि एक जो एंगल बनेगा, जैसे एक एंगल तो क्या है कि ये यहां से जा रही है लाइट रे, तो यहां से जा रही है, तो यहां से मैंने बीटा मान लिया है। ये जो एंगल बना हुआ है ये बेसिकली इमेज के द्वारा बना हुआ है। अब ये इमेज आगे चल के कहीं पे भी बन सकती है, तो इमेज का मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इसको हम लोगों ने बीटा मान लिया है, ठीक है। तो ये बीटा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने PQ माना है, यहां से एक लाइट रे जाएगी जो कि सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, उसको मैंने क्या किया है, यहां पे एक एंगल बना रही है ये अल्फा। तो ये जो एंगल बन रहा है ये किससे बन रहा है? ऑब्जेक्ट से ही तो बन रहा है, यानी कि इसको हम लोगों ने अल्फा माना है। ये जो एंगल है ये एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट होगा। समझ पा रहे? मैंने क्या किया, ये जो लाइट रे मेरी पीछे की तरफ खींच रही थी, ये तो इमेज बना रही है, इसलिए मैंने इसको कह दिया कि ये जो एंगल है ये इमेज के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे माना है, इस जगह पे माना है, इतनी हाइट का होगा, चाहे आप कितना भी आगे ले जाओ, इन्फिनिटी तक ले जाओ, इतनी हाइट का रहेगा ऑब्जेक्ट तो, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइट रे निकली, कुछ यहां गई, तो यहां पर मैंने इसको क्या माना, अल्फा माना। तो यानी कि दोनों एंगल मेरे पास आ गए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन M इज इक्वल्स टू में बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक है। अगर आपको याद हो, पहले मैंने एक आपको अजम्पशन बताया था छोटे छोटे एंगल्स के लिए कि अल्फा को हम लोग टेंजेंट के बराबर यानी कि tan अल्फा या sin अल्फा लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपने पहले देखी हो वीडियोस तो। वेल, यहाँ पे होता ये है कि जो छोटे छोटे एंगल्स होते हैं वो अपने टेंजेंट्स के बराबर होते हैं, तो इसलिए ये जो मेरे एंगल्स होंगे ये टेंजेंट्स के बराबर होंगे। तो मैंने इसको लिख दिया M इक्वल्स टू में tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे tan बीटा अपॉन में tan अल्फा लिखा है मैंने, तो tan इक्वल्स टू में क्या होता है, L अपॉन में A, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ही होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपली जो हमारे ट्राइंगल है वो मानेंगे। तो अब मान लीजिए कि tan बीटा है आपके सामने, तो tan बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल आप मानेंगे? tan बीटा के लिए ट्राइंगल होगा ट्राइंगल PQO, और वहीं पे हमारा जो tan अल्फा है उसके लिए कौन सा ट्राइंगल होगा, उसके लिए ट्राइंगल होगा PBO,
राइट इस पॉइंट को क्यू को मैंने नेग्लेक्ट किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग रखना है, डिफरेंट डिफरेंट करना है, मतलब दोनों ही ट्रायंगल का सेम नाम हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे। राइट अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप साइड्स उठा लीजिए। कौन सी साइड्स, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल्स टू में पी क्यू अपॉन में ओ क्यू मल्टीप्लाई बाय बी ओ अपॉन में पी क्यू। मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया, बी ओ अपॉन में पी क्यू लिख दिया, वैसे तो पी क्यू अपॉन में बी ओ होता, तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या है मल्टीप्लाई में लिखा है, डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो यहां से पी क्यू से पी क्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा बी ओ अपॉन में ओ क्यू। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बी ओ की वैल्यू क्या है, बी ओ की वैल्यू आपकी डी होगी। राइट डी मैंने माना है इस चीज को, क्यों माना है डी मैंने, क्योंकि इस पॉइंट को एक बार के लिए मैंने क्लियरिटी वाला पॉइंट माना है, क्लियरिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लियर हो इस जगह पे। पिछले डायग्राम में मतलब पिछली बार भी हम लोगों ने डी माना था ना इस चीज को, तो इसलिए मैंने इसको डी माना है। और ये माइनस में होगा, अपॉन में ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये आपकी फोकल लेंथ है, यानी कि एफ होगा, यानी कि एम इज इक्वल्स टू में माइनस का डी अपॉन में एफ। तो आपके सामने दो रिलेशन निकल के आए, पहला रिलेशन था m इज इक्वल्स टू में 1 प्लस डी अपॉन में एफ, और दूसरा जो आपका रिलेशन है वो है m इज इक्वल्स टू में माइनस का डी अपॉन में एफ। ये जो पहला वाला रिलेशन है वो आपके लिए तब होगा जब आप कोई भी लाइट रे आए और वो डी पर हो, अब वो चाहे कैसी भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट लेकिन आपको क्लियर नजर आएगा माइक्रोस्कोप से। और ये जो दूसरा वाला है ये तब कंडीशन होगी जब जो लाइट रे आएगी वो पैरेलल आए, मतलब यहां पर सिलेरी मसल्स जो हैं वो प्रेशर में नहीं हो। तो सिंपली ये दो रिलेशन हमें देखने को मिले। यहां पे दो तरीके से आप माइक्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं। अगर पहला रिलेशन यूज करेंगे तो लाइट रे कैसी भी आए आराम से डी पर एट लीस्ट डिस्टेंस पर आराम से आप लोग मैग्निफिकेशन देख सकते हैं, किसी भी चीज की स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप रिलेशन यूज करेंगे तो पैरेलल आएंगे लाइट रेस। ठीक है, सो आई होप आपको ये माइक्रोस्कोप के दोनों रिलेशन समझ में आए होंगे, इनका डेरिवेशन समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। इसके बाद भी कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज हमें कमेंट्स के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।